हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक को, दैट इज़ योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये जो टॉपिक है ना बेटा आप लोगों का, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं भी देखी हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आप लोग को 101% समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि बेटा ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये जो आप लोगों का गैल्वेनोमीटर टर्म है ना, इस गैल्वेनोमीटर टर्म का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है ना, जो क्या करती है, अगर किसी सर्किट में थोड़ा सा भी करंट जाएगा ना, तो उस करंट को मेज़र कर लेगी। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो आप लोगों का गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस, है ना। ये क्या होती है बेटा आप लोगों की, एक ऐसी डिवाइस होती है, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज। आराम से टॉपिक को पढ़ना, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है, गारंटी मेरी है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड that is used to detect है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, क्या, स्मॉल स्मॉल करंट इन द सर्किट। मतलब अगर आपकी किसी सर्किट में, सर्किट समझते हो ना आप लोग, मैं समझाता हूँ अभी आपको, देखो, करंट इन द सर्किट। अब इस बात का मतलब क्या है समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास में क्या है, कोई कोई सर्किट है, ठीक है। सर्किट का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी बैटरी वगैरह लगी हुई होगी। जैसे मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पता है ना आपको, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा रखी, की लगा रखी है। की मतलब ये जो की होती है ना बेटा, इसको स्विच बोलते हैं। की बोल लो या फिर स्विच बोल लो, ठीक है। तो स्विच को अगर आपने देखो इस तरीके से लगा रखा है, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है ना, तो जो ये स्विच है बेटा आप लोग का, ये ऑन है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे करंट बहेगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्या फ्लो होगी, आप लोगों की करंट फ्लो होगी। और इसमें मान लो आप लोगों ने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो अभी मैं इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा लेता हूँ। तो लेट से आप लोगों ने इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बताओ, जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर। तो अगर आपने इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ना, तो देखो पॉजिटिव से करंट निकलेगी आप लोग की आई करंट। तो यहाँ से जो करंट निकल रही है ना आप लोग की आई करंट, उस आई करंट को क्या करेगा, ये मेज़र करेगा। अब देखो ये आप लोगों का क्या है, एक प्रकार का सर्किट ही है ना। सर्किट मतलब जिसमें आप लोग के, देखो ये आपकी क्या है बताओ, बैटरी है ना। तो जिसमें आपकी बैटरी की या बल्ब वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे मर्जी आपकी बल्ब वगैरह भी लगा दो, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये बल्ब है आप लोगों का, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं बताओ, आप लोग की सर्किट बनाती हैं। तो अगर इस सर्किट में कोई करंट जारी होगी ना, तो उस करंट को जो मेज़र करेगा, अगर छोटा सा भी करंट जाएगा, इवन अगर आपका 2 माइक्रो एम्पियर का भी करंट जाएगा ना, माइक्रो कितना होता है आप लोग का, 1 माइक्रो होता है आप लोग का 10⁻⁻⁶। तो अगर 10⁻⁻⁶ तो कितनी छोटी करंट है। अगर आप कितनी छोटी करंट भी जारी होगी ना, तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, उसको मेज़र कर देगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया ना गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। अब देखो बेटा, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना आप लोगों का, ये गैल्वेनोमीटर की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये गैल्वेनोमीटर देखो इस तरीके से होता है। ये इसका पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, बस मैं आपको समझाने के लिए समझाऊंगा इसको। इसका जो आप देखोगे ना, तो ये गैल्वेनोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसका ज़ीरो एकदम बीच पे होता है। ऐसे बीच में इसमें आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। तो इसका जो ज़ीरो होता है ना बेटा, एकदम बीच में इसका ज़ीरो होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल इसका बीच में क्या होगा आप लोगों का, ज़ीरो होगा। और ये क्या कर सकता है, ऐसे देखो राइट में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इस पे नंबर्स, है ना। ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो 10 लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को आप लोग, इस तरीके से 20, है ना। तो अगर कोई भी करंट मान लो फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो वो इस तरीके से राइट में डिफ्लेक्शन करेगा, लेफ्ट में भी कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। इस तरीके से लेफ्ट में भी कर सकता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे मान लो लेफ्ट में रिफ्लेक्शन कर दे, है ना। तो अब देखो, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ये जो नीडल जा रही है ना आप लोग की, जो एकदम ज़ीरो पे है आप लोगों की, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, है ना। तो अगर आपका देखो पॉइंटर एकदम ज़ीरो पे है, तो मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। बट अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो वो या तो राइट में जाएगी या तो लेफ्ट में जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को। अब राइट में कहाँ जाएगी, लेफ्ट में कैसे जाएगी,
मतलब कहने का मतलब है कि अगर करंट फ्लो होगी ना, तो तब जाकर के आप पॉइंटर क्या करेगा बेटा, आप लोग का डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये तो आपको बाहर से देखने को मिलेगा। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर कैसे बनावट होती है। जैसे आप गैल्वेनोमीटर जब मार्केट से लेकर के आओगे ना, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जब आप चीज़ें देखोगे ना, तो अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर की बात अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके इनसाइड क्या होता है वो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके इनसाइड क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं, तो इसके इनसाइड चलते हैं अब। तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ना, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आते हैं। देखो, जब आप इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आओगे ना बेटा, तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जब आप आओगे, तो आपको पहले तो यहाँ पे इस तरीके से 2 मैग्नेट देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे मान लो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया इस तरीके से, है ना? और एक आपको क्या देखने को मिलता है इस तरीके से साउथ पोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक साउथ पोल देखने को मिलेगा, है ना? मतलब ऐसे इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, एक्चुअल में तो ये पूरा सर्कल होगा ना, देखो एक्चुअल में इस तरीके से होता है ये। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, एक ये और एक ये। अब आप बोलोगे कि सर्कुलर मैग्नेट बनाने का क्या रीज़न है, मैं समझाऊंगा आपको सर्कुलर मैग्नेट क्यों बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ पा रहे हो बात को आप लोग, ये नॉर्थ हो गया आप लोग का, ये साउथ हो गया, इस तरीके से बना रहा है, मतलब इसको समझ पा रहे हो ना बात को। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब ये तो आपने नॉर्थ साउथ बना दिया। अब ये जो आप लोगों के मैग्नेट होते हैं ना, इन मैग्नेट के अंदर क्या होती है आप लोगों की एक सिलेंड्रिकल कॉइल रखी हुई होती है इस तरीके से। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कॉइल बना देता हूँ। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होती है बेटा आप लोगों की एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है ऐसे, है ना। तो ये अभी बस मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, फिर ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये क्या होती है बेटा आप लोगों की, दिस इज द सिलेंड्रिकल कॉइल। तो ये आपकी सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, ठीक है। ऐसे सिलेंड्रिकल कॉइल होती है आप लोगों की। और इस सिलेंड्रिकल कॉइल पे भी पता क्या होता है आप लोगों का, इस सिलेंड्रिकल कॉइल पे आप लोगों की ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल बांधी जाती हैं ऐसे, इस तरीके से इसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल को लपेट दिया जाता है ऐसे। आपने रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरीके से इस पे लपेट दिया ऐसे रेक्टेंगल की फॉर्म में। मैं भी समझा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लेना। देखो ये क्या है आप लोगों की, दीज आर द रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो आप चाहो तो ऐसा बोल लो सिर्फ कि जो सिलेंड्रिकल कॉइल है ना, उस ये देखो ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के ऊपर आपने रेक्टेंगुलर कॉइल बांध दी है। इसे मैं आपको समझाऊं तो ये आप लोगों का क्या था, इस तरीके से सिलेंडर था। ये आपका क्या है बताओ, इस तरीके से सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर देखो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होगा आप लोगों का, ऐसी तो होता है देखो रेक्टेंगल, है ना। अब अगर आप इसको ऐसे बांध दो, फिर इसको ऐसे बांध दो, फिर इसको ऐसे बांध दो, देखो रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, इस तरीके से ये रेक्टेंगल फॉर्म वाला दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरीके से, ऐसी कुछ तो होगा रेक्टेंगल। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को, समझ पा रहे हैं ना बात को, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लोगों ने यहाँ पे बांध रखा है। तो ये जो आप लोग की ना यहाँ पे ये क्या है बेटा आप लोग के रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कॉइल आर बाउंडेड, रेक्टेंगुलर कॉइल इज बाउंडेड, बाउंडेड इनको बांध रखा है, बाउंडेड मतलब बांध रखा है ओवर द सिलेंडर, ओवर द सिलेंड्रिकल, ओवर द सिलेंड्रिकल, है ना। इस सिलेंड्रिकल कॉइल के ऊपर आपने इसको बांध रखा है इस तरीके से, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो ये जो आप लोगों का ये जो आप लोगों की क्या होता है कि ये जो आप लोगों की रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इस रेक्टेंगुलर कॉइल से भी क्या होता है बेटा आप लोग की एक स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे भी क्या होती है आप लोग की इस तरीके से ऐसे एकदम गोल 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 स्प्रिंग होती है, और उस स्प्रिंग को जोड़ दिया जाता है आप लोगों का। ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग ही आप लोगों का देखो, जैसे ये स्प्रिंग है आप लोगों की, तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग ही आप लोगों की देखो ये पॉइंटर की तरह बिहेव कर रही है। मतलब ये जो स्प्रिंग है ना आप लोगों का, यही गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर वाला पार्ट है ना, ये पॉइंटर वाला पार्ट इस तरीके से। तो ये जो पॉइंटर वाला पार्ट है ये कौन सा है पता है आप लोगों का, ये जो स्प्रिंग का, ये देखो स्प्रिंग को ऐसे घुमाया पहले, और फिर इसका ये जो पार्ट बन रहा है, ये ऊपर वाला जो एरो वाला पार्ट बन रहा है, यही आप लोगों को इस जीरो पे दिखा रहा होगा। और जैसे देखो मान लो स्प्रिंग घूमेगी तो सोचो ये पॉइंटर भी तो घूमेगा ना। जैसे देखो ये जो पॉइंटर है ना बेटा आप लोग का स्प्रिंग का, ये क्या है आप लोगों का पॉइंटर है। तो ये जो पॉइंटर बना है ना आप लोगों का, ये पॉइंटर किसका है, पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग। तो ये आप लोगों का स्प्रिंग का पॉइंटर है। तो सोचो अगर स्प्रिंग कहीं से घूम रही होगी तो पॉइंटर भी घूमेगा।
सोचो ना, अब जैसे ये पॉइंटर घूम रहा है, तो पॉइंटर घूमने का मतलब क्या है, स्प्रिंग घूमी होगी। या पॉइंटर अगर ऐसे घूम रहा है तो स्प्रिंग ऐसे घूमी होगी, है ना। तो मतलब स्प्रिंग के घूमने से पॉइंटर घूम, देखो स्प्रिंग जैसे ये स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग जब घूमेगी तो पॉइंटर भी घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो आप इस बात को? अभी तो हमें डिटेल में ही समझना है इसको, पहले आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है सर। अब देखो ये तो हम लोगों ने, जब हम इस गैल्वेनोमीटर के अंदर गए ना, तो कुछ इस तरीके का सीन आप लोगों को देखने को मिला। अब जब आप इस चीज़ को क्या करते हो बेटा ना, इस चीज़ को जब आप टॉप से देखते हो, मान लो इसी चीज़ को, इस वाले पोर्शन को, अब सोचो ना, जैसे ये सिलेंडर है, मान लो कोई सिलेंडर है, अब इस तरीके देखो, अब ये सिलेंडर है ना बेटा आप लोग को, इस तरीके से ये बन गया भाई। तो ये सिलेंडर है ना, अब इस सिलेंडर के आप इस वाले पोर्शन को देखो, एकदम गोल गोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं सिलेंडर के एकदम ऊपर वाले टॉप वाले पोर्शन को बना देता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे इसी चीज़ को, अब इसी चीज़ को हम लोग टॉप व्यू से देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप टॉप व्यू लोगे इसका, तो देखो टॉप व्यू में क्या आने वाला है बेटा, ध्यान से समझना बातों को, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसकी वर्किंग वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप टॉप व्यू से देखोगे ना, तो देखो ये तो आपके मैग्नेट लगे हुए हैं बेटा, ये तो आपके मैग्नेट लगे हुए हैं ना, इस तरीके से चेक करो, ये तो आपके मैग्नेट लगे हुए हैं, ये नॉर्थ पोल वाला और ये साउथ पोल वाला, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना, ये तो आपके मैग्नेट लगे हुए हैं। साथ में आपके अंदर देखो, जब आप इसको देख रहे हो ना, तो आपको ऐसे सर्कल दिख रहा होगा, देखो जब आप इस सिलेंड्रिकल कॉइल को, ऐसे ऊपर से देखोगे, देखो ठीक है, आप इस सिलेंड्रिकल कॉइल को ऊपर से देखो, देखो सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये वाला सर्कल जो पोर्शन होगा ना बेटा आपको, ये सर्कल पोर्शन आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर जो कॉइल है ना बेटा आप लोगों की, ये सर्कुलर कॉइल आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो ये सर्कुलर कॉइल आप लोग को देखने को लिए इस तरीके से मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, सिलेंडर का सर्कल है। तो दिस इज द सर्कल ऑफ सिलेंडर, सर्कल ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का जो सर्कल, देखो सिलेंडर तो क्या होगा बेटा आप लोगों का, सिलेंडर तो एक मेटल होगा, तो ये जो सर्कल होगा सिलेंडर का वो भी तो मेटल ही होगा ना भाई। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो आप ये सिलेंडर देख रहे हो ना, ये सिलेंडर क्या है एक्चुअल में, ये सिलेंडर आपका मेटल है। समझ पाते हो ना बात को? तो ये आपका मेटल है। सोचो कि जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हो ना, जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हो, तो ये सिलेंडर मेटल का है, तो इसका ये सर्कल भी तो मेटल का ही होगा। तो यहाँ पे जो मेटल लगा हुआ है ना बेटा आप लोगों का, ये किसका है सर, मतलब सॉरी, ये जो सर्कल है बेटा आप लोगों का, ये किसका है सर, मेटल का है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो आप सबको एक बात पता है बेटा, कि जैसे मान लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो मेरे पास में एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का मतलब सर, जैसे मान लो मेरे पास में एक नॉर्थ पोल है, एक आपके पास में क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है बाहर और साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। मतलब ये आपकी मैग्नेटिक बार मैग्नेट पता है ना आप लोगों को क्या होता है बताओ? बार मैग्नेट आपको पता है, जिसके दो पोल्स होते हैं, एक इसका नॉर्थ पोल हो जाता है इसका, एक इसका साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। इसी को तो बार मैग्नेट कहते हैं हम लोग, है ना, मतलब नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइन साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। अभी इसका भी यूज़ करेंगे देखो। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, जैसे ये जो आप लोगों को दिख रही है ना, सोचो जब आप देखो, ये आपने देखो ये सर्कल है, अभी सर्कल को आपने ऐसे रख दिया, तो अब आपको इस पर कॉइल भी तो देखनी है, मतलब सॉरी, ये जो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल लगा रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल भी आपको देखने को मिलेंगी ना। तो सोचो जो आपको रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो अभी अभी आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे दिख रही होंगी, जब आपका सिलेंडर देखो अभी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपका सिलेंडर ऐसे रखा होगा तो रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरीके से दिख रही है आपको, देखो ऐसे 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 दिख रही है रेक्टेंगुलर कॉइल, ऐसे में देखो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे दिख रही हैं। जब आप इनको इस तरीके से टॉप से देखोगे ना, तो ये आपको ऐसे दिख रही होंगी, मतलब सेम ही दिख रही होंगी, 1 2 3, मतलब इस तरीके से दिख रही होंगी आप लोग को। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना बेटा आप लोग की, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आप लोग को कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी। मान लो 2 रेक्टेंगुलर कॉइल बना देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों की, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। बस देखो ना, ये सर्कल है ना जो आप लोगों का, ये सर्कल है, तो इस सर्कल में देखो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। तो ये क्या है बेटा आप लोगों की, ये आप लोगों की सर रेक्टेंगुलर कॉइल है। समझ पा रहे हो इस बात को, है ना? तो ये क्या है आप लोगों की रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब ध्यान से देखना बेटा, आप सबको पता है कि जैसे मान लो यहाँ से क्या होगा, देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ तो जाएंगी। मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे आपके पास में कोई मेटल होता है ना, या इवन अगर आप लोग बोलो कि अगर आपके पास में कोई ये सर्कल है,
तो सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी ना वो परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। मतलब जैसे मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सीधी आ रही है, यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी आ रही है, बट ये जो मेटल का स्फीयर है ना आप लोगों का, या मेटल का ये सर्कल वाला पार्ट है जो है, तो सर्कल पे जो फील्ड लाइंस आती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कल पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये इस पे 90 डिग्री के एंगल पे गिरनी चाहिए ऐसे। समझ पा रहे हो बात को? देखो जैसे मान लो यहाँ से सीधी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट इस पे 90 पे गिरनी चाहिए। यहाँ से सीधी आ रही है, बट इस पे 90 पे गिरनी चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ से तो एकदम 90 हो गया आप लोगों का। समझ पा रहे हो ना इस बात को? यहाँ से आ रही है तो इसके ऊपर 90 का बनाना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ से देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यस सर। देखो नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बट इस पे 90 का बना रही होगी एंगल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, एकदम परपेंडिकुलर जाएगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इस पे परपेंडिकुलर चली जाएगी। जो सीधी निकलेगी वो तो ऐसी परपेंडिकुलर ही बन रही है ना। समझ पा रहे हो? मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है ना बेटा आप लोग की नॉर्थ से, वो आपकी 90 डिग्री पे गिरेंगी यहाँ पे। मतलब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, हर कोई 90 डिग्री का बना रहा होगा एंगल। ये देखो ये भी 90 डिग्री का बना रहा है, ऐसे निकलेगी सीधी और 90 डिग्री पे गिरेगी। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को? अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लोगों की इस तरीके से गिर जाएगी, ठीक है, ऐसे 90 पे गिर जाएगी ना ये आप लोगों की। जैसे देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आप लोगों की, तो ये इस तरीके से गिरेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना 90 का एंगल बनाते हुए चल रही होगी, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। सीधी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही निकल जाएगी आप लोगों की, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बन जाएगी 90 पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप लोगों की इस तरीके से 90 पे निकल जाएंगी, ठीक है। मतलब क्योंकि जो आपका मेटल होता है ना, देखो ये जो मेटल का स्फीयर होता है, तो स्फीयर पे देखो जो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, वो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आप लोगों की, वो एकदम 90 पे निकलनी चाहिए। कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है? बताओ बेटा, कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है? ठीक है सर। अब देखो मैंने ना आपको एक टॉपिक बताया था, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी भी आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना बेटा, ऑल द मैग्नेटिक ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट नोट में डाल देना आप लोग, आर परपेंडिकुलर, वो क्या होंगी बेटा आप लोगों की? परपेंडिकुलर होंगी किस पे? ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना बेटा आप लोगों की, वो परपेंडिकुलर होंगी टू द मेटालिक सिलेंडर, टू द मेटालिक पार्ट, टू द मेटालिक टू द मेटालिक सर्कुलर पार्ट। जो आपका ये मेटालिक वाला सर्कुलर पार्ट है ना बेटा, देखो ये जो आपका मेटेलिक का सर्कुलर वाला पार्ट है, देखो ये वाला मेटेलिक का सर्कुलर पार्ट, इस पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, देखो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये चली भी जाएगी। जैसे यहाँ से ये आ रही है ना, ये आपकी निकल भी जाएगी इस तरीके से। अगर निकलेगी भी ना तो भी कितने पे निकल रही होगी? 90 पे ही निकल रही होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बताओ। ये भी 90 पे ही निकल जाएगी इस तरीके से। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे 90 पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी ये, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप लोगों की, वो सारी की सारी मेटालिक सर्कुलर पार्ट की परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ तो जाएगी ना, बट अगर आपके मेटालिक वाले पार्ट पे गिरेगी तो परपेंडिकुलर होके गिरेगी, बस। अब यहाँ से देखो फायदा क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं क्यों बना रहा हूँ। देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जैसे मैंने आपको एक देखो बेटा एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको कि जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, एक नॉर्थ पोल है, और ये आपके पास में क्या है, एक साउथ पोल है, इस तरीके से। और इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा हुआ है, इसमें आपका कोई करंट वगैरह जा रहा होगा इस तरीके से। कोई करंट आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसमें आप करंट वगैरह भेज सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप करंट वगैरह भेज दो, पॉजिटिव से करंट जाएगा ना इसमें, आई करंट। याद है हमने इसकी डेरिवेशन करी थी। तो इसकी डेरिवेशन से देखो, मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? देखो एक चीज़ होती है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे कि सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब सरफेस मान लो ऐसी रखी है, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा इसका। मतलब ऐसे सरफेस रखी हुई है ना, देखो ऐसे रखी हुई है सरफेस, तो इसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब देखो सरफेस ऐसी रखी हुई है आप लोग की, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा इसका। मतलब इस तरीके से एरिया वेक्टर इसका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर बी और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा एंगल बन रहा है ना, तो आप क्या देखते थे, इस कॉइल पे एक टॉर्क लगता था, टॉर्क। और वो टॉर्क कितना होता था आप लोग का, एन आई ए बी
साइन थीटा, है ना, ये मैंने आपको याद भी कराया था, नियाप साइन थीटा। मतलब ये कॉइल आपकी क्या करने लग जाती थी, रोटेट करने लग जाती थी। समझ पा रहे हो बात को? ये कॉइल क्या करने लग जाती थी आपकी, रोटेट करने लग जाती थी। और रोटेट करती है तो मतलब टॉर्क लगता है आप लोगों का। रोटेट करने का मतलब है कि अगर ये कॉइल आपकी रोटेट कर रही है ना, तो कॉइल के रोटेट करने का मतलब है कि कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, और वो टॉर्क कितना लगता था, नियाप साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे भी देखो सेम ही सीन बन रहा है आप लोगों का। ये भी तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो ये जो कॉइल रखी हुई है मैंने, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ही तो है ना यहाँ पे। ये मैंने आपको भी बताया कि रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं है। देखो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ भी है, तो नॉर्थ, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में अगर रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, तो इस पे भी क्या लग रहा होगा आप लोग का, टॉर्क लग रहा होगा। जैसे देखो ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल पे भी टॉर्क लगता है, तो इस वाली जो ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे भी टॉर्क लग रहा होगा। तो मतलब ये कॉइल अब आपको थोड़ी देर में जब इस पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगने के बाद क्या होगा, देखो जैसे इस पे इस डायरेक्शन में मान लो टॉर्क लग रहा है, ऐसे टॉर्क लग रहा है, तो ये आपको रेक्टेंगुलर कॉइल अब यहाँ पे दिख रही होगी, इस तरीके से ऊपर आ चुकी होगी कॉइल, ऐसे घूमते घूमते। फिर इस पे और टॉर्क लगा तो कॉइल आपको यहाँ घूमती हुई दिखाई देगी। टॉर्क और लगा तो ये कॉइल आपको यहाँ पे घूमती हुई दिखाई देगी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे? तो यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करने लग जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन में इस पे एक टॉर्क लगने लगेगा, ऐसे ये घूमने लगेगी, इसका मतलब इस पे एक टॉर्क लग रहा है। अब आप बोलोगे सर टॉर्क लग रहा है तो कितना टॉर्क लगेगा? ओके सर, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन बी साइन थीटा। अब आप बोलोगे जो थीटा होता है ना बेटा, थीटा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पे देखो, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की इस डायरेक्शन में, भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आप लोगों की। चेक करो, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगी बताओ आप लोग की, मैग्नेटिक फील्ड होगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये तो आपकी क्या हो जाएगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अच्छा देखो, जैसे मान लो आप जब मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है, देखो इस तरीके से, ये वाला पोर्शन देखना, बस ये वाला पोर्शन चेक करो, ये वाला पोर्शन चेक करना जरा। तो अगर आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा कुछ होगा बताओ। भाई देखो जैसे ऐसे रखी हुई है ना आप लोग की कॉइल, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो कॉइल अगर आपकी ऐसे रखी हुई है, तो देखो एक चीज़ देखना पहले तो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है ना आप लोगों की। तो एक चीज़ देखना, जिस डायरेक्शन में कॉइल रखी हुई होगी ना आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मतलब आप सीधा ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में, अभी देखो रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है ना आप लोग की, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये आपकी सर्कुलर कॉइल हो गई, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। तो अभी रेक्टेंगुलर कॉइल इस डायरेक्शन में रखी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो, ऐसे आ रही है, और फिर ऐसे निकल जा रही है आप लोगों की। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे निकल जा रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में क्या रखा होगा आप लोगों का, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी भी होगी। समझ पा रहे हो बात को? अब सोचो अगर ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो अगर सरफेस ऐसे रखी तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे हो जाएगा ना, तो ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एरिया वेक्टर ये। तो इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो बी और ए के बीच का एंगल 90 है। अब और केस देख लो, मान लो ऐसे रखी हुई है आप लोगों की कॉइल, देखो ऐसे भी तो हो जाएगी ना रोटेट ही। इस वाले को चेक करना जरा, इस वाले को, तो इस वाले को चेक करोगे आप लोग तो ऐसे रखी होगी। देखो अगर अब अगर आप लोगों की रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो मैंने कहा है ना जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल होगी वैसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो बी ऐसे हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ। तो ये एरिया वेक्टर, इसके बीच का एंगल भी कितना, 90। मान लो आपकी कॉइल ऐसे रखी होगी, क्योंकि रोटेट तो कर ही रही है ना वो। तो मान लो अब आपकी कॉइल ऐसे रखी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, यस होगी, देखो इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसी डायरेक्शन में। बट कॉइल कैसे रखी हुई है ये भी तो डिपेंड करता है ना बेटा आप लोगों का। अगर एकदम ऐसे सीधी सीधी रखी है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा बी बोल दो, लेकिन अगर आप लोग की ऐसे रखी है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी बी। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो ये 90 हो जाएगा। एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, तो 90 हो जाएगा। मतलब हर केस में देखो आप लोग अगर, तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा 90 आ रहा है सर, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, एन आई ए बी साइन थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे कितना टॉर्क लग रहा है जरा चेक करो। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आप लोग का एन आई ए बी, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया बताओ आप लोग का, एन आई ए बी। तो इतना टॉर्क, नियाप टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टॉर्क आप लोगों का कॉइल पे लग रहा होगा। अब एक चीज़ चेक करो, अब मैं आपको फिर से एक चीज़ इसकी वर्किंग समझाता हूँ। देखो मतलब ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल,
तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे क्या लग रहा है आप लोग का, ऐसे टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब जो आपका टॉर्क है वो रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाना चाह रहा है। देखो रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे घूम ही तो रही है। अब सोचो जब रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी घूमेगी ना, जैसे मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने क्या करा, आप एक स्प्रिंग को लो, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक स्प्रिंग को लोगे ना और उस स्प्रिंग को जब आप ट्विस्ट करोगे, तो जब आप उस स्प्रिंग को ट्विस्ट ट्विस्ट कर रहे होंगे ना, तो पहले तो वो मुड़ जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि वो जो स्प्रिंग होगी ना वो एक अपोज फोर्स लगाने लग जाएगी। मतलब वो स्प्रिंग क्या करेगी बेटा आप लोगों की, कि पहले तो जब तक आप उसे मरोड़ रहे हो ना, जब तक आप उसे ट्विस्ट कर रहे हो, तब जब तक जितनी आपकी ताकत होगी आप उसे ट्विस्ट कर पाओगे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वो आपको अपोज करेगी। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि जब आप लोग क्या करोगे, चेक करना है इसको, जब देखो टॉर्क लगेगा ना, तो टॉर्क लगने से क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमने लग जाएंगी। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना आप लोग की, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये हमने टॉप व्यू से देखा था ना। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी तो ये स्प्रिंग भी घूमने लगेगी आप लोगों की। समझ पा रहे हो बात को। और अगर स्प्रिंग भी घूमेगी तो सोचो स्प्रिंग के साथ क्या अटैच हो रखा है आप लोगों का, पॉइंटर। तो आपका पॉइंटर भी घूमने लगेगा। और अगर पॉइंटर आपका घूमने लगेगा तो मान लो पॉइंटर घूम करके फॉर एग्जाम्पल कितने की रीडिंग दे रहा है आप लोग को, 10 की रीडिंग दे रहा है इस तरीके से। लेकिन आपने देखा होगा ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग होगी ना, आपने जब इसको ट्विस्ट करा, देखो टॉर्क ने क्या करा, टॉर्क ने रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाया। तो टॉर्क ने जब रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाया, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ क्योंकि स्प्रिंग भी अटैच है, तो वो स्प्रिंग भी घूमेगी, नो डाउट। अगर आप रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाओगे ना, देखो टॉर्क क्या कर रहा है बेटा, टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमा रहा है। तो जब टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमा रहा होगा ना, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ स्प्रिंग लगी हुई है, यस वो स्प्रिंग भी घूमेगी, वो स्प्रिंग भी घूमेगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो स्प्रिंग अपोज करने लग जाएगी। अब देखो जितना स्प्रिंग आपकी घूमेगी उतना डिफ्लेक्शन तो आपको मिल जाएगा। अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में घूम रही है तो डिफ्लेक्शन इधर मिल जाएगा आपको। अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में घूम रही है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। समझ पा रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग एक अपोजिट फोर्स भी लगाने लग जाएगी, ऐसे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, जीरो पे। समझ पा रहे हो बात को, कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आप टॉर्क लगा रहे हो ना, जो आप लोग टॉर्क लगा रहे हो ना, एक्चुअल में वो किसके बराबर हो जाता है बेटा आप लोगों का, जो जितना भी आप लोग टॉर्क लगा रहे हो, जितना भी आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, टॉर्क लगा रहे हो, वो टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, अपोज ऑफ स्प्रिंग के बराबर। अपोज ऑफ स्प्रिंग के बराबर। मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को, वापस देखो। पहले क्या हुआ, पहले टॉर्क लगा। टॉर्क क्यों लगा ये तो आपको समझ में आ गया ना। टॉर्क क्यों लगा बेटा आप लोगों का, कि देखो हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स थी, इन पे क्या लगा, टॉर्क लगा, तो ये घूमने लग गई। अब ये घूमेंगी तो स्प्रिंग भी घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग एक टाइम के बाद, एक टाइम तक ही घूम घूम पाएगी, वापस वो अपनी पोजीशन पे आना चाहेगी। समझ पा रहे हो बात को। तो जितना टॉर्क आप लगाओगे ना, उतना ही वो अपोज करेगी अपनी पोजीशन में आने के लिए। मान लो मैं आपको समझाता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, टॉर्क अगर मान लो आप लोगों ने 10 न्यूटन मीटर का लगाया। मान लो आपने टॉर्क कितना लगाया बेटा, 10 न्यूटन मीटर का लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन मीटर का आपने क्या लगाया, टॉर्क लगाया। तो वो जितना अब वो अपोज कितना करेगी, स्प्रिंग भी कितना फोर्स लगाएगी, वो भी 10 न्यूटन मीटर का ही फोर्स लगाएगी। समझ पा रहे हो बात को। यानी कि जितना आप टॉर्क लगाओगे ना, उतना ही स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी अपनी पोजीशन पे जाने के लिए। जैसे सोचो अगर आप लोग क्या करते हो, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। देखो जैसे आपकी कोई स्प्रिंग होती है ना, अब स्प्रिंग को आप खींचो, तो आप जब स्प्रिंग को खींचोगे ना, तो आपने कुछ फोर्स लगाई होगी स्प्रिंग को खींचने में। अब जितनी फोर्स आप स्प्रिंग को खींचने में लगाते हो ना, उतनी ही फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग अपने आप को दबाने में लगा देती है। मतलब जितना आपने इसको खींचने में फोर्स लगाई, स्प्रिंग उतना ही फोर्स आपको दबाने में भी लगा देगी। कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो जितना आप लोग टॉर्क लगा रहे हो ना बेटा, वो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा आप लोग का, अपोज ऑफ स्प्रिंग के बराबर। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में, NIAB आ जाएगा। सॉरी ए आपको कैपिटल लिखना है क्योंकि एरिया वेक्टर है, तो NIAB हो जाएगा। और अपोज ऑफ स्प्रिंग क्या होता है आप लोगों का, अपोज ऑफ स्प्रिंग। देखो अपोज ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है आप लोगों का, देखो अपोज ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज बताता हूँ। पहले आपका देखो
पहले जब आप लोगों का कोई टॉर्क नहीं लग रहा था, तो टॉर्क नहीं लग रहा था तो स्प्रिंग भी नहीं घूम रही होगी। लेकिन जब स्प्रिंग घूमेगी तो स्प्रिंग के साथ पॉइंटर अटैच है ना, तो पॉइंटर भी तो घूमेगा। तो मान लो पॉइंटर कितने एंगल पे घूम गया बेटा आप लोगों का, फाई एंगल पे घूम गया। जितना ज़्यादा आप टॉर्क लगाते जाओगे फाई एंगल भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो टॉर्क है आप लोगों का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है आप लोग का, फाई के। ये फाई समझ पा रहे हो ना आप लोग क्या है, फाई यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल लो। समझ पा रहे हो आप बात को। जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतनी ज़्यादा रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी। अब रेक्टेंगुलर कॉइल से स्प्रिंग भी तो जुड़ी हुई है, तो जितना ज़्यादा रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग भी घूमेगी। और जितना ज़्यादा आप लोगों की स्प्रिंग घूम रही होगी ना बेटा, उतना ही ज़्यादा देखो, जैसे मान लो स्प्रिंग थोड़ा सा घूमी तो फाई इतना बना, स्प्रिंग और ज़्यादा घूमी, ये फाई वन बोल देते हैं, तो स्प्रिंग और ज़्यादा घूम रही है तो उसको फाई टू एंगल बोल दिया मैंने। समझ पा रहे हो बात को। इस तरीके से अब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, NIAB। प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो इक्वल आ जाएगा, साथ में आ जाएगा K, और साथ में कितना आ जाएगा आप लोगों का फाई। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि NIAB किसके बराबर होता है आप लोगों का, NIAB बराबर होता है बेटा आप लोगों का K फाई के बराबर। NIAB किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों का, K फाई के बराबर होता है। यहाँ से काम कर सकते हो आप, ये फाई देखो, N आपको पता है, N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस कॉइल में कितनी टर्न्स, जैसे 1 2 3 4 5 टर्न्स है ना, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 5 हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स। N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या होता है, I जो आप करंट दे रहे हो। A तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ना, A समझते हो ना, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। के क्या है यहाँ पे बेटा, कि आप लोगों का एक कांस्टेंट है, तो के क्या है हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट, और फाई क्या है आप लोगों को, फाई इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ ना, तो ये फाई कैसे निकलेगा, देखो ये NIA तो ऐसे ठीक है, ये देखो के मल्टीप्लाई में है ना फाई के साथ, भाई के मल्टीप्लाई में तो होगा फाई के साथ में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो के आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी आपका फाई का फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ से एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका, एक फॉर्मूला ये याद रखना, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, बाकी तो निकल ही जाएंगे इससे, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ से आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो क्या बन जाएगा, देखो के और फाई तो आपके ऐसे ही ठीक है, अपॉन में देखो के और फाई तो आप लोग के ऐसे ठीक है ना, NAB ये सब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो NAB ये सब आपके डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो करंट का ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप लोगों का वर्क कैसे करता है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होती है आपकी, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बेटा, टॉर्क बनाती है, और वही टॉर्क आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाती हैं, और रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग भी घूमेगा, स्प्रिंग के साथ पॉइंटर अटैच है, तो पॉइंटर घूमेगा, तो देखो पॉइंटर घूमेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन होगा तो आपको बता देगा कितना करंट जा रहा है। अब सोचो जितना ज़्यादा आप लोग करंट भेजोगे, ये चीज़ यहाँ पे ये भी तो बता रही है कि आप जितना ज़्यादा करंट भेजोगे ना उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मान लो आपने अगर 5 एम्पियर का करंट भेजा तो डिफ्लेक्शन कुछ हुआ होगा, जैसे मान लो 5 एम्पियर का करंट भेजा तो डिफ्लेक्शन आपका 10 हो गया। अब आप 10 एम्पियर का करंट भेजोगे तो डिफ्लेक्शन 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को। तो मतलब जितना ज़्यादा करंट भेजोगे ना बेटा आप लोग, उतना ही ज़्यादा क्या होना है आप लोगों का, डिफ्लेक्शन भी होना है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे बेटा, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है आप लोगों का करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक टर्म है, इसको समझ लेते हैं। तो एक टर्म आती है आप लोग के पास में यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात ये है, इतनी बात तो आपको ये चीज़ समझ में आई है ना, इतनी बात तो आपको ये समझ में आ रही है बेटा कि अगर मैं यहाँ पे करंट भेजता हूँ तो करंट देखो ना, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आप लोग करंट भेजोगे उतना ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं 1 एम्पियर की करंट भेजूँ तो 1 एम्पियर की करंट भेजने में कितना डिफ्लेक्शन होता है, 1 एम्पियर की करंट भेजने में कितना डिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो आप बताओ इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो आप लोग, करंट सेंसिटिविटी को क्या बोल सकते हो आप लोग, बताओ करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हो आप लोग। तो करंट सेंसिटिविटी को बेटा आप लोग डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा आप लोग,
इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सर, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। पर यूनिट का मतलब समझ रहे हो? पर यूनिट का मतलब है कि 1 एम्पियर का करंट। पर यूनिट का मतलब क्या है बेटा? 1 एम्पियर का करंट। कि 1 एम्पियर का करंट भेजने पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है आप लोगों का। तो करंट सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं आई एस से, है ना। इसको देखो, आई मतलब क्या हो गया? करंट, और एस मतलब क्या हो गया? सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को आई एस से डिनोट करते हैं हम लोग। और अब देखो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसने बोला इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? फाई। फाई का मतलब क्या होता है आप लोगों का? कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कितना डिफ्लेक्शन होता है पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट मतलब क्या आ जाएगा आप लोगों का? आई आ जाएगा। तो फाइव अपॉन में आई, फाइव अपॉन में आई, दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। ओके सर। अच्छा, एक बात बताओ, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है? तो डिफ्लेक्शन तो किसी एंगल पे हो रहा होगा ना। देखो कितना डिफ्लेक्शन होता है, तो डिफ्लेक्शन तो किस पे हो रहा होगा बेटा? एंगल पे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मान लो पहले ये जीरो पे था, आपने कुछ करंट भेजी, फाई वन डिफ्लेक्शन हुआ, और करंट भेजी, फाई टू डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन तो किसी एंगल पे हो रहा है ना, और एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है बताओ आप लोगों की? रेडियन होती है सर, है ना। तो अगर आप इसकी ऐसा यूनिट लिखना चाहो ना बेटा, तो इसकी आप ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? देखो करंट सेंसिटिविटी की अगर आपको ऐसा यूनिट लिखनी है ना, ऐसा यूनिट ऑफ आई एस, तो ऐसा यूनिट ऑफ आई एस अगर आपको लिखना है, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट लिखनी है, तो फाई की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की? रेडियन। समझ पा रहे हो बात को? और आई मतलब क्या? करंट। करंट की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की? एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, फाई का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी निकाला था ना, फाई का फॉर्मूला कितना आया था बताओ? यहाँ से चेक करो। तो फाइव का फॉर्मूला आया था सर एन आई ए बी अपॉन में के। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूँ। फाइव का फॉर्मूला क्या है बेटा आप लोग का? एन आई ए बी अपॉन में के। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइव का फॉर्मूला कितना आ गया बताओ आप लोग का? एन आई ए बी अपॉन में कितना? के। और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का? आई तो चल ही रहा है, इस आई को इधर भेज दो बेटा। तो करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ आप लोग का? एन आई ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का? के आई। तो ये भी आपका करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वोल्टेज, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है ना, अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो जैसे जब आपने 1 एम्पियर का करंट भेजा तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा था, यही कह रहे थे ना हम लोग कि अगर हम 1 एम्पियर का करंट भेजते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। वैसे अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, मतलब एक वोल्टेज अगर आप देते हो, 1 वोल्ट समझते हो ना? वोल्ट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल। मतलब जैसे आपने किसी कोई बैटरी लगा दी, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जब आप करंट भेजोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल क्या भेज रहे हो? इस कॉइल में कोई करंट भेज रहे हो, मान लो इसमें आई करंट भेज रहे हो, तो किसी ना किसी बैटरी से आ रही होगी ना। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव देखो, बैटरी का जो भी टर्मिनल होते हैं, तो बैटरी के टर्मिनल्स के लिए तो वोल्टेज होता है ना आप लोगों का, कि कितने वोल्टेज की बैटरी लगा रहे हो आप लोग। तो मान लो अगर आप 1 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, तो 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे, 1 वोल्ट की बैटरी लगाने पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उसी को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? हम बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा? इट इज़ डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, है ना। पर यूनिट वोल्टेज पे, पर यूनिट वोल्ट पे आप लोगों का, पर यूनिट वोल्टेज पे आपका कितना डिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग वी एस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे वी एस से डिनोट करते हैं। वोल्टेज के लिए वी और सेंसिटिविटी के लिए एस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो रहा है तो फाई लिख देंगे, और अपॉन में वोल्टेज है ना, वोल्टेज के लिए हम लोग वी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो फाई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बेटा। फाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? एन आई ए बी अपॉन में कितना के। ये तो फाई का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। और वी का फॉर्मूला आप लोगों को किससे पता है बताओ? वोल्टेज का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर। ये तो ओम्स लॉ होता है ना आप लोगों का, ये वाली बात तो पता है कि नहीं पता आपको? वी इज इक्वल टू आई आर, ये तो ओम्स लॉ है।
तो बस यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट कर लो। वी एस इज फाई की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, एन आई ए बी अपॉन में कितना के, और वी की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोगों की, आई आर। अपॉन में वी भी चल रहा है तो आई आर लिख दो, यहाँ से इस वैल्यू को इधर भेज दो आप लोग। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ आप लोग का, एन आई ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का, के इंटू में कितना, इसको स्मॉल आई लिख दो यार, ये इसको कैपिटल आई लिख दो, जो मर्जी है आप लोग की, है ना। इसको स्मॉल आई लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि काट सकूँ, बात तो कुछ और है नहीं। आई आर हो जाएगा, तो इस आई से ये आई क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ आप लोगों का, इसका फॉर्मूला बन गया एन ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का, के आर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई होप आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसकी एसआई यूनिट भी बता सकते हो बेटा आप लोग, है ना। अगर आपको एसआई यूनिट बतानी है किसकी, वी एस की, वी एस मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी की, बड़ा सिंपल सा है। देखो फाई की यूनिट क्या होती है, फाई मैंने कहा कि आपका डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होती है बेटा आप लोग की, रेडियन। और वी क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट तो वोल्ट ही होती है, तो रेडियन पर वोल्ट क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा आप लोगों का, कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एकदम बेसिक से और मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।